Hello everyone, welcome to IMA and welcome back to the next lecture of the PYQ discussion. आज की वीडियो में भी हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के मैथमेटिक्स के PYQs को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक को। अब ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक वीडियो में इसको कवर कर पाना काफी मुश्किल है, तो देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स जो हमें सीखने हैं और जो अभी तक कवर अप नहीं हो पाए हैं। इसीलिए आज हम लोग लेकर आए हैं एक और सेशन जहां पर हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक के। अब आप में से अगर किसी ने भी ये सीरीज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो आई बटन पर इसकी प्लेलिस्ट गिवन है, आप लोग वहां जाकर इस सीरीज को जरूर फॉलो करो क्योंकि ये सीरीज एक गेम चेंजर सीरीज है। एंड इफ आई एम सेइंग इट इज अ गेम चेंजर सीरीज, देन बिलीव मी इट इज अ गेम चेंजर सीरीज। अगर आपने ये सीरीज को सीरियसली फॉलो कर लिया ना तो सिलेक्शन आपका पक्का है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए अब चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ए जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो वो देखो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है, ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो और सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो। तो हमें क्या निकालना है? हमें ए डॉट एडजॉइन ऑफ ए निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना है। अब मान लेते हैं कि ए कोई 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे ए डॉट एडजॉइन ऑफ ए हमसे पूछा है तो ये तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए पूछा है ना, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स का साइज गिवन नहीं है, तो हम 2x2 को लेकर चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ए कोई 2x2 मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। तो एडजॉइन ऑफ ए कैसा दिखेगा? अब इसका एडजॉइन ऑफ ए कैसा दिखेगा? ये डी यहाँ आएगा, ए यहाँ जाएगा, बी यहीं रहेगा बट माइनस साइन के साथ, सी यहीं रहेगा बट माइनस साइन के साथ। तो इस तरह को कुछ इसका एडजॉइन ऑफ ए दिखेगा। अब ए जो है वो डिटर्मिनेंट, ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है विच मीन्स इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है और इसका डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे वो जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। इसको मान के चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है? ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए पूछा है ना, तो सिंपली ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए कर देंगे। ए क्या होगा? ए बी सी डी और एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा? डी माइनस बी माइनस सी और ए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्सेस को, वैसे ही करेंगे। ये आएगा ए डी माइनस बी सी, फिर यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा सी डी माइनस सी डी, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आएगा माइनस बी सी प्लस ए डी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ए डी माइनस बी सी जीरो है तो ये पहला जो एंट्री है वो तो जीरो हो जाएगी, ए डी माइनस बी सी ये एंट्री जीरो हो जाएगी, ठीक। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे भी जीरो, ए बी में से ए बी गया तो जीरो बचा, सी डी में से सी डी गया तो जीरो बचा। अब ये क्या लिखा है? माइनस बी सी प्लस ए डी। माइनस बी सी प्लस ए डी को हम ए डी माइनस बी सी भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये अगेन जो है वो हमारा जीरो आ जाएगा। तो ए डॉट एडजॉइन ऑफ ए हमने एक जनरल मैट्रिक्स ली थी, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स से इसका आंसर क्या आया? जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है विच मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो ए डॉट एडजॉइन ऑफ ए या ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए हमेशा क्या आएगा? एक नल मैट्रिक्स आएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज सारी एंट्रीज जीरो हो जाएं उसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में जो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ए अगर सिंगुलर दिया है तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, और साथ में अगर कोई मैट्रिक्स ए इस तरह की दिख रही है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए इस तरह की दिख रही है तो उसका एडजॉइंट इस तरह का दिखेगा। बाकी एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में देख रहे होंगे। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में ए बी सी हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि ए बी और सी ये किस में है, एपी में है। एपी का मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है ये कि ए में हमने कुछ ऐड किया, बी आ गया, बी में हमने सेम चीज ऐड की, सी में आ गया, ठीक है। मतलब अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 नंबर है, 1 में 1 ऐड करो 2 आ जाता है, 2 में वापस से 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में फिर 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 ऐड कर रहे हैं 5 आ गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि हर एक नंबर में सेम चीज ऐड करने पर सामने अगला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 किस में है, एपी में है। तो एपी का बस सिंपल सा मतलब ये होता है। अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो वो अलग अलग क्वेश्चंस में या अलग अलग एपी जो सीरीज होती है या सीक्वेंस होती है उसमें डिफर कर जाता है। तो ए बी सी हमारा किस में गिवन है, ए बी सी हमारा एपी में है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो ये कि अगर ए बी और सी ये तीनों एपी में है तो इसका मतलब ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b हो जाएगा, ठीक है। या यूं कहो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो मिडिल टर्म है बी ये जो है a प्लस सी बाय 2 के बराबर होगा, मतलब इन दोनों के मीन के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है। ए बी सी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, इसके अलावा हमको इस मैट्रिक्स की जिसका डिटर्मिनेंट है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब हमको ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको a प्लस सी 2b गिवन है, मतलब हमको एबीसी एपी में गिवन था, वहां से हम लोगों ने ये चीज निकाली क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एपी की। अब आपको मैट्रिक्स में कहीं पर भी a प्लस सी दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो क्या करेंगे हम लोग a प्लस सी बनाने की कोशिश करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग अगर R3 को, ये जो रो थर्ड है, थर्ड रो है, अगर हम इसको रो 1 प्लस रो 2 लिख दें तो, सॉरी रो 3, रो 1 प्लस रो 3 लिख दें तो a प्लस सी यहाँ आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड रो है उसको R1 प्लस R3 कर देंगे, मतलब थर्ड रो को रो 1 प्लस रो 3 कर देंगे। अब रो ऑपरेशन लगाने पर डिटर्मिनेंट में कोई चेंज तो आता नहीं है, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो थर्ड रो है हमारी उसको हम क्या लिखेंगे, रो 1 प्लस रो 3। तो थर्ड रो के फर्स्ट टर्म के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 2x+4, ठीक है। इसके बाद हम लोग x+2 और x+4 को ऐड करेंगे सेकेंड एंट्री के लिए, तो ये आएगा 2x+6। फिर उसके बाद हम x+a और x+c को ऐड करेंगे थर्ड एंटर के लिए, तो ये आएगा 2x+a+c, ठीक है। अब आप लोगों को एक मैट्रिक्स मिल गई जिसमें आपको a प्लस सी दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली a प्लस सी की जगह 2b रख देंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा x+2, यहां से 2 कॉमन लेंगे आएगा x+3, और यहां से देखो ये आएगा 2x प्लस a प्लस सी है ना, ये आएगा 2x प्लस बी, और 2x प्लस 2b आएगा, सॉरी क्योंकि a प्लस सी की वैल्यू 2b है, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस बी। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे, 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस बी। अब यहाँ से थर्ड रो से 2 कॉमन चला जाएगा, अब आप देखो यहाँ से कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन जा रहा है,
जो रो 2 है वो रो 3 के बराबर हो रही है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और कोई भी रो किसी भी दूसरी रो के बराबर है, ठीक है, मतलब बराबर इन द सेंस कि स्केलर मल्टीपल है। यहाँ पर आर आई जो है वो अल्फा आर जे है और अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है, तो आर आई आर जे के बराबर हो गया, मतलब आर टू जो है वो आर थ्री के बराबर हो गया। तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन में इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या मेन कॉन्सेप्ट सीखे, ये सीखा कि ए बी सी अगर ए पी में है तो ए प्लस सी जो है वो 2b के बराबर होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कोई भी दो रोज आपस में एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएं या फिर सेम हो जाएं। सेम होने का मतलब है कि यहाँ पर जो अल्फा है ना उसकी वैल्यू 1 है, तो अगर स्केलर मल्टीपल हो जाए तो होता क्या है, डिटर्मिनेंट जो होता है उस मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर आ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया। कुछ स्टेप्स के बाद हमको इनकी दो रोज सेम मिल गई, तो हमने यहाँ से क्या कह दिया कि ये मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, एंड दैट इज वाई 0 इज द फाइनल आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये समझ में आया होगा। इसके सारे कॉन्सेप्ट जो कुछ भी आपने सीखे उसे आप एक शॉर्ट नोट्स में लिख लो ताकि आपको चीजें बार बार रिकॉल करने में आसानी रहे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। देखो यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, ये इस मैट्रिक्स को ए से भी रिप्रेजेंट किया है और एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ए इनवर्स किसे कहेंगे, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, और उस ए इनवर्स की हम जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको इन चारों में से किसी एक में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर ना आपकी एक ऑब्जर्वेशन स्किल काम आएगी। ऑब्जर्वेशन स्किल क्या, देखो अगर आप ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स के जो रो 1 है उसके हर एक एलिमेंट पे स्क्वायर करके ऐड करो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। रो 2 को देखो, इन सबका स्क्वायर करके इन्हें ऐड करो, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करोगे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह रो 3 को ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो आपने क्या नोटिस किया कि हर एक रोज के एलिमेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करने पर आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये प्रॉपर्टी किस मैट्रिक्स की होती है, ये प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होती है, ठीक है। अब ये आपको तभी समझ में आएगा, ये ऑब्जर्वेशन स्किल आपको तभी समझ में आएगी अगर आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के हर एक रो के एलिमेंट्स को स्क्वायर करके उनको ऐड कर देना है, आंसर आपका 1 आना चाहिए। अगर सारे रोज के साथ ऐसा करने पे 1 आता है विच मीन्स कि वो जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके ट्रांसपोज के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, आंसर हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, हम ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू आई ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए इनवर्स को दोनों तरफ राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें इस ए को यहाँ से हटाना है। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए इनवर्स आ जाएगी यहाँ से। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है निकालने के लिए, ए इनवर्स ही तो पूछा है। तो इस ए इनवर्स को हम लोग यहां से देखेंगे, ये ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। और ए ट्रांसपोज का मतलब ये किसके बराबर हो गया, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस एक्स साइन एक्स 0। ट्रांसपोज का मतलब जो रोज है उन्हें कॉलम बना दो
और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये मैट्रिक्स आपकी ए ट्रांसपोज की बन गई, जो कि ऑलरेडी ए इनवर्स हमारा हो चुका है। अब देखिए, अब आप इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इन दोनों में कंपेयर करिए। एक्स की वैल्यू हम क्या रखें कि ये मैट्रिक्स बन जाए। अब ध्यान से देखो, अगर आप एक्स की जगह अगर आप लोग x की जगह माइनस एक्स रख देते हो तो क्या होगा? अगर f ऑफ x की जगह हम f ऑफ माइनस एक्स रख देते हैं तो क्या आएगा? इस मैट्रिक्स में देखिए क्या आएगा, cos ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, 0 0 1 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी 0 0 है, यहाँ आएगा साइन माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, ये आएगा cos ऑफ माइनस एक्स। अब आई होप कि आपको ये पता होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। 0 0 1 0 0, यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे किया है कि माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखना है, साइन एक्स। अब ये किसके बराबर होगा, साइन एक्स कॉस एक्स की, सॉरी। तो अब आप देखो कि ये जो मैट्रिक्स है ये एफ ऑफ एक्स की मैट्रिक्स थी ना, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह आपने क्या रखा था, एफ ऑफ माइनस एक्स रखा था। जहां पर एफ ऑफ एक्स वाली मैट्रिक्स में आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए इनवर्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी द फाइनल आंसर, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी विल बी द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त हम लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सीखा कि अगर किसी मैट्रिक्स के हर एक रो के एलिमेंट्स को स्क्वायर करें और उनके स्क्वायर करके उनको ऐड करें तो उसका आंसर अगर 1 आ जाता है तो फिर वो जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का उसको ट्रांसपोज के साथ राइट साइड से या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है। तो सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट्स के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने ये सारी चीजें सीख ली हैं। आई होप कि आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और भी जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड बाई 3 तो फिर उसका न्यू डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 की। अब देखो, कोई एक मैट्रिक्स लेके आंसर देना इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, क्योंकि आप कोई एक मैट्रिक्स लेके कोई आंसर दे दोगे तो कोई दूसरे मैट्रिक्स पे मान लेते हैं वो आंसर नहीं मैच किया तो इसलिए हम लोग जनरल फॉर्म लेके चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये हमारी कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब हमने क्या किया, एक न्यू मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, हमने एक न्यू मैट्रिक्स बनाई जिसको हमने बी नाम दे दिया, और हमने इसको न्यू मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या किया, इस पुरानी वाली मैट्रिक्स की जो हमें गिवन है उसके हमने हर एक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हमने इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3a 3b 3c 3d 3e 3f g 3h 3i, ये बनेगी। ठीक, अब हमें बताना है कि इस न्यू मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका तो डिटर्मिनेंट ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट 3a 3b 3c 3d
3E 3F, ऐसे पूरा हम लोग लिख लेंगे इसको। अब देखो पहली रो से, जो हमारी पहली रो है, इस पहली रो में 3 कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग 3 को कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग 3 कॉमन करेंगे, ये आएगा A B C 3D 3E 3F 3G 3H 3I। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड रो से 3 कॉमन ले लेते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट एक 3 पहले से था, वापस से एक 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम लोग सेकेंड रो से 3 को कॉमन लेंगे। तो अब ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, A B C D E F, और लास्ट लाइन में लास्ट जो रो है उसमें बचेगा 3G 3H और 3I। अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। अब ये आपकी ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब देखो जरा इस मैट्रिक्स के लास्ट वाले पार्ट में देखो, ये हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से ये कॉमन लिया। अब देखो लास्ट पार्ट में, लास्ट जो थर्ड रो है उसमें देखो वापस से 3 कॉमन आ रहा है, सॉरी उसमें हम लोगों को वापस से 3 कॉमन दिख रहा है, तो वापस से 3 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, A B C D E F G H I। ये क्या हुआ, 3 3 9 3 27, और ये पूरा क्या है, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A, यही तो है ना, तो ये आ जाएगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ से 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग जब किसी भी मैट्रिक्स में से किसी भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में से कोई चीज को कॉमन लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी रो में से भी कोई चीज कॉमन लेते हैं, तो जो पहले कॉमन लिया था और जो बाद में कॉमन लिया, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम किसी मैट्रिक्स में चीजों को कॉमन लेते जाएंगे, वैसे वैसे वो मैट्रिक्स के बाहर जाके मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, ऐड या सब्सट्रैक्ट, या कई बार लगता है कि 3 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आप किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम में से चीजों को कॉमन लेते जाएंगे, वैसे वैसे वो चीजें बाहर जाकर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 27 अंडर 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें B एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इसके अलावा हमको 2 चीजें गिवन हैं, एक तो ये कि B स्क्वायर जो है वो B के बराबर है, और दूसरा गिवन है कि जो A है वो I माइनस B के बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें हमको गिवन है। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमें बताना है, अब इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नॉट करेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे कि ए बी निकालते हैं। पहले ए बी निकालना है हमको, बी ए निकालना है और ए स्क्वायर, ये 3 चीज हमें निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं उनमें ए स्क्वायर पूछा है, ए बी और बी ए पूछा है। ठीक है, तो देखो ए जो है वो क्या है, ए आई माइनस बी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले राइट साइड से बी अप्लाई करते हैं, बी ऑपरेट करते हैं या बी मल्टीप्लाई करते हैं। आई माइनस बी जो है वो राइट, इसमें राइट साइड से यहाँ पे भी बी हो जाएगा, तो ये आएगा ए बी इज इक्वल टू आई, बी आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई बी, सॉरी बी आई से मल्टीप्लाई होगा तो बी देगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये स्टेप समझ में आया होगा। और ए बी इज इक्वल टू बी माइनस, अब बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, बी है ना, तो हम लोग यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू बी रख देंगे, ये क्या आएगा 0, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं, ए हमें गिवन है आई माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग बी ए निकालेंगे। अभी तक हम लोगों ने ए बी निकाला, अब हम लोग बी ए निकालेंगे। तो बी ए के लिए बी को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैट्रिक्स में बी ए और ए बी ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है,
बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड से, ये दोनों ही डिफरेंट हैं और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आप मैट्रिक्स में कोई भी चीज किस तरफ से, कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो किस तरफ से, राइट तरफ से या फिर लेफ्ट तरफ से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डी ए ये आ जाएगा, बी आई बी आ जाएगा, माइनस बी 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 स्क्वायर आ जाएगा, वापस से बी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, बी आएगी, तो हम लोग यहाँ पर बी लिखते हैं और ये आएगा 0, तो बी ए भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं ए स्क्वायर। तो सिंपली ए स्क्वायर के लिए भी सेम चीज करेंगे। ए की वैल्यू क्या गिवन है, आई माइनस बी गिवन है। अब ए मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी तरफ से, क्योंकि ये ए स्क्वायर हो जाएगा, आई माइनस बी। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी कर सकते हो, चाहो तो आप ए की वैल्यू को आई माइनस बी लिख लो, चाहो तो आप एज इट इज इसको रहने दो। ये आ जाएगा आपका ए आई ए आ जाएगा, माइनस बी ए आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी ए की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, 0 है ना बी ए की वैल्यू, तो यहाँ पर रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा हमारा ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए। तो ये कह रहे हैं कि हमको पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको एग्जाम में भी ध्यान में रखनी है कि आपसे करेक्ट नहीं पूछा है, आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ रही है, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ए बी की वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल सही, तो ये आंसर नहीं होगा। बी ए की वैल्यू भी 0 आ रही है, बिल्कुल सही, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ रही है और ए आइडेंटिटी है, ऐसा कहीं हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट यही था कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो इस क्वेश्चन में हमें सिखाया। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो थोड़े बहुत हम लोगों ने पहले से ही बेसिक सीख रखे थे, कॉन्सेप्ट तो वही थे, बट इस क्वेश्चन ने हमें ये सिखाया कि हमें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोगों को एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसा है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी है, मतलब एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको उसका डिटर्मिनेंट बताना है, लेकिन जो मैट्रिक्स गिवन है ना वो इतनी दिखने में सिंपल नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहला तरीका तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और वो ये है कि अगर आप नोटिस करो तो ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरह की चीज दिखा रही है, मतलब इसका जो हर एक रो है, ठीक है, कोई भी आप रो ले लो, आर एक्स मान लेते हैं इसको, तो हर एक रो को हम इस तरह दिखा सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पे, कॉमा मतलब पहली एंट्री, फिर ये दूसरी एंट्री एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर तीसरी एंट्री एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, फिर चौथी एंट्री एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपली एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिससे हम लोग रो के हर एक एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर R1 के लिए सिंपली क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। इसी तरह रो 4 के लिए देख लो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह रो 2 और रो 3 के लिए भी देख लेंगे, तो वो भी इसी तरह जा रहा है। तो किसी एक रिलेशन से या किसी एक पैटर्न पर हमको चारों ही जो रोज हैं वो हमें मिल रही हैं। तो इसका मतलब कि ये जितनी भी रोज हैं, ठीक है, ये जो भी रोज है, देखो ये थोड़ा थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर रही है। कैसे, पहले यहाँ पे 1 था, ये वाली रो थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करी, फिर यहाँ आ गई, फिर ये वाली रो थोड़ा सा और लेफ्ट शिफ्ट करी और यहाँ आ गई, फिर ये वाली रो थोड़ा सा और लेफ्ट शिफ्ट करी और यहाँ आ गई। ठीक है, तो रोज क्या कर रही हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके अपने पैटर्न्स को चेंज कर रही हैं। पैटर्न उनका सेम है, बस जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जितनी भी रोज हैं आर आई और आर जे, जितनी भी रोज हैं ये सारी क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये सेम पैटर्न पर ही चल रही हैं। ठीक है, बस खाली यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू चेंज करो और आपको वो रो मिल जाएगी।
ठीक है, x की वैल्यू 1 रखो, फर्स्ट रो मिल जाएगी, 2 रखो, सेकंड रो मिल जाएगी, 3 रखो, थर्ड रो मिल जाएगी, 4 रखो तो फोर्थ रो मिल जाती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये सारी रोज जो है वो किसी एक चीज पर ही डिपेंड कर रही हैं, तो लीनियरली डिपेंडेंट हैं और इसीलिए इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। तो 0 डिटर्मिनेंट होगा तो ए बी सी ऑप्शन में कहीं पे भी 0 नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है और ये तरीका अगर आपको पता है, अगर आपको इस तरीके के लिए ये चीज पता है ना, अगर आपने ये पैटर्न ढूंढ लिया कि सारी रोज एक पैटर्न पे जा रही हैं, ठीक है, सारी रोज के लिए हम कोई एक फॉर्मूला दे दें और उस फॉर्मूले में वैल्यूज को चेंज करते जाएं तो हमको अलग अलग रोज मिलती जाएंगी। तो अगर ऐसा है तो फिर हम डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 कह देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपको ये पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, ये पैटर्न दिख नहीं रहा है, फिर हमारे पास वही सिंपल फॉर्मूला है और वही सिंपल चीजें जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हम लोग रो ऑपरेशंस लगाएंगे और रो ऑपरेशंस को कुछ इस तरह लगाएंगे कि हमारी कोई भी, अगर रो ऑपरेशंस लगाते वक्त हमारे कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम हमारे सेम हो जाते हैं तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट और आंसर 0 आ जाएगा। तो एक तरीके से तो आंसर 0 आ गया, विच मीन्स कि अब हर तरीके से आंसर 0 ही आएगा, ये कंफर्म। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट जो तरीका है इसका वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मैट्रिक्स को ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर इसका सॉल्व कर लेंगे, 1 4 9 16 के बाद यहाँ क्या आएगा, 4 9 16 25, फिर आएगा 9 16 25 36 16 25 36 49, ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस लगाएंगे। अब रो ऑपरेशंस लगाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैं रो ऑपरेशंस लिख रही हूं, R2 को R2 माइनस R1 कर देते हैं। ठीक है, R3 को R3 माइनस R2 कर देते हैं और R4 को R4 माइनस R3 कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हर एक रो को, इस रो को, इस रो को और इस रो को अपनी जस्ट ऊपर वाली रो से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, R1 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो R1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, R3 R2 पहले देख लेते हैं, तो R2 में R2 माइनस R1 करना है तो ये आएगा 3, 9 माइनस 4 5, 16 minus 9 7, 25 minus 16 that is 9। R3 के लिए हम लोग R3 minus R2 करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा, आएगा हमारा 7, फिर 25 में से 16 जाएगा, आएगा 9, 36 में से 25 जाएगा, आएगा हमारा 11। अब R4 के लिए R4 minus R3 करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, ये आएगा 7, 25 में से 16 जाएगा, आएगा 9, 36 में से 25 जाएगा 11, 49 में से 36 जाएगा तो 13। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला स्टेप करेंगे। अगले स्टेप के लिए हम लोग R4 और R3 में अप्लाई करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया, R2 R3 R4 में ऑपरेशन लगाया। ठीक है, अब हम लोग R3 और R4 में लगाएंगे, मतलब यहाँ पर R3 और R4 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो R3 को लिखेंगे R3 माइनस R2, सेम वैसे ही करेंगे, जस्ट ऊपर वाले से माइनस कर देंगे, और R4 को लिखेंगे R4 माइनस R3। तो ये आएगा, फर्स्ट और सेकेंड रो में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो एज इट इज रहेगी। अब R3 के लिए R3 माइनस R2 मतलब 5 माइनस 3 दैट इज 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। अब R4 के लिए देखते हैं, R4 माइनस R3, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2। अब आप यहाँ पर देख रहे हो क्लियरली कि R3 R4 के बराबर है, दैट इज हमको क्या मिल गया, कोई एक रो स्केलर मल्टीपल मिल गया किसी दूसरे रो के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो R3 है एंड R4 है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और इसका मतलब यहां से क्या हो गया
कि जो डिटर्मिनेंट है, अगर हम इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर 0 आ रहा है और फिर ऑप्शन ए बी सी में 0 गिवन नहीं है, इसलिए डी विल बी द फाइनल आंसर। अब आप देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीका था जिसमें आपको रो ऑपरेशन लगाना था, और एक पहला वाला तरीका था जिसमें मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। वो पैटर्न भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा था, आपने इस पैटर्न को देखा और इस पैटर्न में सिर्फ x की वैल्यू 1 2 3 4 रखने से आपको एक पूरी पूरी रो मिल जा रही है। मतलब ये जितनी भी रोज हैं, चारों रोज, ये चारों रोज किस पे डिपेंड कर रही हैं, सिर्फ एक इस तरह के पैटर्न पे डिपेंड कर रही हैं, तो इसीलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो चाहो तो आप इस तरह के पैटर्न को अगर पहचान पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो पैटर्न से कर लो, और चाहो तो आप फिर इस तरीके से कर लो जो ये तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो दोनों ही तरीके आपके सामने हैं, आपको जिससे भी इजी लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हमको a प्लस बी गिवन है और a माइनस 2 भी गिवन है और हमसे a की वैल्यू पूछी है। तो अभी देखो यहाँ पर हमसे a की वैल्यू, हमको a प्लस बी गिवन है और a माइनस 2 भी गिवन है। ठीक है, और हम लोगों से सिर्फ a पूछा है, मतलब b को हमें किसी ना किसी तरह से हटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 2b है, यहाँ पर b है, अगर हम कुछ माइनस करके या ऐड करके हटाना भी चाहें तो 2b में से b ही जाएगा, तब भी तो एक b बचेगा ना। तो कोशिश ये करते हैं कि इस b को हम 2b बना लेते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और a माइनस 2b की वैल्यू गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस a प्लस बी में 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b, और फिर हम इन दोनों ही टर्म्स को ऐड कर देंगे, इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ये बनेगा हमारा 3a। तो हमको सिर्फ a की चीज मिलेगी, b वाली सारी चीजें कट जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू गिवन है 1 0 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो 2a प्लस 2b हो जाएगा और ये आएगा 2 0 2 2। ठीक है, तो और यहाँ पर हमको a माइनस 2b क्या गिवन है, ये गिवन है -1 1 0 -1। ठीक, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, LHS को LHS से ऐड करते हैं और RHS को RHS से ऐड करते हैं। तो ये आएगा 1 1 2 एंड 1, और 2b से 2b कैंसिल, बचेगा 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 1/3 2/3 एंड 1/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगानी चाहिए। ठीक है, मतलब इस b और इस 2b को कैंसिल कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी कि हम लोगों को किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि क्वेश्चन जल्द से जल्द और अच्छे से सही से सॉल्व हो जाए। तो पीवाईक्यूज करते वक्त आप ना सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखते हो बल्कि अप्रोच भी सीखते हो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है वो भी हम लोग इस क्वेश्चन, हम लोग जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो सीखते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहा है कि 3x3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो उसका इनवर्स क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि A है, ठीक है, और ये A मैट्रिक्स कैसी है, 3x3 ऑर्डर की है। ठीक है, और कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर n x n लिख लेते हैं 3x3 की जगह। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है
वो किसी भी ऑर्डर की है, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर ये n ऑड है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 0 हो जाएगा, और अगर ये n जो है वो इवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा वो मे और मे नॉट 0, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पर जो हमें ऑर्डर गिवन है ये क्या है, ऑड है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये A है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट अगर n ऑड है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स A है 3x3 ऑर्डर की और वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब A इनवर्स मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 3 की है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, ये तो इसकी बात तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, मतलब कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपने एक कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त सीखा, वो ये कि अगर n क्रॉस n कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और n की वैल्यू मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो ऑड है तो डिटर्मिनेंट 0, और अगर वो इवन है तो डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है। ठीक है, हमें बताना है कि इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 x1 का कोएफिशिएंट, 2 x2 का कोएफिशिएंट, 1 x3 का कोएफिशिएंट। इसी तरह सेकेंड लाइन के लिए भी करेंगे और इस तरह थर्ड लाइन के लिए भी करेंगे। ये एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर क्या होगी, x1, x2 और x3। फिर इसके बाद इक्वल टू करके क्या आएगा, 3 3 1। तो दिस इज नथिंग बट ऐसा कुछ दिखेगा, a x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि रैंक ऑफ a मतलब रैंक ऑफ a रैंक ऑफ b a ऑगमेंटेड b के बराबर आती है या फिर रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b के बराबर नहीं आती। ठीक है, अगर तो रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b के बराबर आ जाएगी तब हम कहेंगे कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन होगा। और अगर बराबर नहीं आती है इसका मतलब सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे रैंक। तो सबसे पहले तो रैंक ऑफ ए यहां से हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 2 3 1 3 5 2। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रो इक्लॉन फॉर्म से रैंक को निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट को 1 रखते हैं और उसके नीचे सारे को 0 बनाना होता है। अब इस 2 को 0 बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ रो 1 कैसे करेंगे, रो 2 में रो 2 माइनस 2r1 करेंगे। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसी तरह रो 3 के लिए क्या करेंगे, रो 3 माइनस 3r1। ठीक है, 3 में से 3 इंटू 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, फर्स्ट रो में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सेकेंड रो में हमारा क्या बचेगा, 2 माइनस
2 दैट इज 0। थर्ड रो में भी 3 माइनस 3 दैट इज 0। और बाकी की चीजें हम एज इट इज, रो 2 के लिए R2 माइनस 2 R1 तो 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह थर्ड रो के लिए भी कर लेंगे, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। अब हम लोगों को रो 2 का सेकंड एलिमेंट देखना है, ठीक है, क्योंकि रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को तो हमने 0 बना दिया है, तो रो 2 का सेकंड एलिमेंट हमें देखना है। तो इसके लिए हम लोग रो 2 के सेकंड एलिमेंट को पहले 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो रो 2 को हम लोग माइनस 1 इंटू रो 1 कर देते, रो 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 1 0 1 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि हमने R3 में कुछ भी नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के नीचे वाले को 0 बनाएंगे, मतलब इसको माइनस 1 को। तो रो 3 को क्या लिख सकते हैं, रो 3 प्लस रो 2। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 2 1 0 1 0, यहाँ बनेगा 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी नॉन जीरो रोज हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बताएंगे हम लोग, कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब इस ए की जो रैंक होगी वो भी क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमको ए की रैंक मिल गई 2। अब हम लोग रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 2 3 1 3 5 2 ऑगमेंटेड 3 3 1, ये हमारे मैट्रिक्स होगी। तो सिंपली हम लोग पहले 1 के नीचे सारे को 0 बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सेम यही चीज करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, R2 माइनस 2 R1, और R3 के लिए करेंगे R3 माइनस 2 3 R3 3 R1 सॉरी, ठीक है। तो ये क्या आएगी 1 2 1। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 8, ये बन गई, ठीक है। अब हम लोग सिंपली इसको हमें 1 बनाना है, तो माइनस 1 से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगी 1 2 1 3 0 1 1 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 8, ठीक है। अब हम लोगों को सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट देखना है, अब उसके नीचे वाले को 0 बनाएंगे, मतलब इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए, थर्ड रो को 0 बनाने के लिए थर्ड रो प्लस सेकेंड रो कर देंगे, बन जाएगा 0। ये बनेगा 1 2 1 3 0 1 1 3 एंड 0 0 0 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारी हो जाएंगी यहाँ से 3। सो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही जा रहा है। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर नहीं, इसका मतलब सोल्यूशन ही नहीं होगा इस लीनियर इक्वेशन के पास। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सोल्यूशन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में हमको ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है। तो सबसे पहले तो ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो है यहाँ से आएगा कि ए जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है। इसी तरह बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी जो है वो बी ट्रांसपोज के बराबर है। अब ये पूछ रहे हैं कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी कब, इफ एंड ओनली इफ, मतलब कब। तो हमको बताना है कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमें क्या, ये हमारी नीड है, ठीक है, हमको ये चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारी नीड है। तो पहले हम ए बी ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं।
ट्रांसपोज जब ब्रैकेट के अंदर आता है तो वो उल्टा सॉल्व होता है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, यहां से देखो बी ट्रांसपोज का मतलब बी हुआ, तो हम लोग लिखेंगे बी ट्रांसपोज को बी के बराबर। फिर ए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को ए के बराबर लिखेंगे। तो ए बी ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आया, बी ए के बराबर। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये हमारा आया है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, ए बी चाहिए। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या मिला कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो ए बी के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये इफ एंड ओनली का साइन है। सो इफ एंड ओनली इफ ए बी बराबर हो जाए, ये किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी किसके बराबर हो जाए, बी ए के बराबर हो जाए। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये गलत होगा, ये कह रहे माइनस ए बी होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। इसके बाद नन ऑफ द अबव, ये तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का सेशन है खत्म होता है, और मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चंस के साथ, और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पर हम लोग पोल्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी होती है। और बाकी किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और बाकी ईमेल आईडी भी गिवन है। तो जितनी भी हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।